Hello everyone, welcome to another episode of Let's Hear from the Experienced. So today we have Arnab Mojumdar with us. He will share his interview experience of LTI. So welcome Arnab, welcome to Placement Buddies. Hello man. So what's up? How are you? Yeah, I'm doing good. How about you? या मैं भी ठीक ठाक हूँ यार. बस चल रहा है अभी. ओके. सो अर्नब अपने बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताओ हमारे व्यूअर्स को. हेलो गाइस. तो मेरे दोस्त ने जैसा कहा मेरा नाम अर्नब मुजुमदार है. तो फिलहाल मैं अभी एलटीआई में हूँ और मैंने मेरा बीटेक 4 ईयर का बीटेक कंप्लीट किया एनआईटी अगरतला से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से. तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही है और आगे आगे बताते जाऊंगा कि व्हाट ऑल आई डिड इन द past 4 years and everything about LTI and things. यस. सो अर्नब हमारे कॉलेज में LTI कब आया था और सिलेक्शन प्रोसेस क्या था? एलटीआई कॉलेज में अराउंड अगस्त को आया था एंड सिलेक्शन प्रोसीड्योर जैसे कि जनरली होता है. पहले हमको एप्टीट्यूड राउंड क्लियर करना था, फिर कोडिंग चैलेंज था, उसके बाद एक इंटरव्यू हुआ था. तो एप्टीट्यूड टेस्ट में बेसिकली क्वांट था और वर्बल था और उसके बाद एक साइकोमेट्रिक टेस्ट भी था. सो साइकोमेट्रिक टेस्ट जो थोड़ा मतलब अनकॉमन है, सभी कंपनी में नहीं होते हैं. तो साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या होता है बेसिकली मैं वो डिस्कस करूंगा. बेसिकली इसमें 86 क्वेश्चंस होते हैं जो कि काफी सारे क्वेश्चंस रिपीटेड रहते हैं. सो द कैच इज दैट यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस एंड द आंसर कंसिस्टेंसी शुड बी सेम. मतलब 86 क्वेश्चन में वो बेसिकली चेक करेगा कि तुम्हारा कंसिस्टेंसी है कि नहीं. पहले एक क्वेश्चन में तुम अगर एक आंसर दिए और फिर लास्ट के सेम क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट हो गया तो दे विल कैच दैट. सो बेसिकली साइकोमेट्रिक टेस्ट यही होता है. और एप्टीट्यूड और वर्बल जैसे कि सभी को पता है, एप्टीट्यूड में क्या होता है, हम बेसिकली मैथ्स के क्वेश्चंस रहते हैं जो कि काफी आसान होते हैं फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स. और वर्बल में इट्स क्वाइट इजी फॉर अस. लाइक मतलब क्या बोलूं मैं, ये काफी आसान रहते हैं, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं रहता है. और कोडिंग में क्या होता है, कोडिंग में दो क्वेश्चंस रहते हैं, दो कोडिंग क्वेश्चंस रहते हैं. सो इफ यू कैन सॉल्व बोथ द क्वेश्चंस यू गेट अ हायर पैकेज एज यू मस्ट हैव एंटिसिपेटेड ऑलरेडी. सो जो लोग दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए वो 6.5 का पैकेज उनके लिए था और जिन्होंने एक सॉल्व किया उनके लिए 5 था और जिन्होंने सॉल्व नहीं किया उनके लिए उनको सिलेक्शन नहीं मिला था. बेसिकली तुमको एटलीस्ट एक क्वेश्चंस में लगभग 12 से 13 टेस्ट केसेस रहते हैं. उनमें यू हैव टू एटलीस्ट गेट 6 to 7 of them cleared. Then only you are qualified for the further rounds. ओके. तो बेसिकली जो तुमने बताया जो साइकोमेट्रिक टेस्ट था उसमें उन लोगों ने हमारा साइकोलॉजी टेस्ट किया था बेसिकली. एग्जैक्टली. हाँ. और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था एलटीआई का? हाँ, दैट्स इम्पोर्टेंट. हाँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसा था कि तुमको मैं एकदम नीचे से लोअर लेवल से स्टार्ट करता हूँ. तुमको 10th और 12th में मिनिमम 60% का एग्रीगेट मार्क्स लाना है और यू हैव टू क्लियर बोथ ऑफ दिस 10th and 12th in one go. And there can be at max of 1 year of educational gap that is in 10th and 12th. मतलब 10th के बाद तुम 1 साल का गैप ले सकते हो और 12th के बाद 1 साल का. मतलब जब भी ब्रेक लो वो 1 साल का ही होना चाहिए. 1 साल से अगर ज्यादा ब्रेक लेते हो तो यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर सिटिंग इन एलटीआई प्रोसेस. देन इन कॉलेज तुमको एवरेज 60% का मार्क रखना है. मतलब अगर 7th सेमेस्टर मानो कि 7th सेमेस्टर में तुम्हारा कंपनी आता है देन योर सीजीपीए अप टिल 6th सेमेस्टर शुड बी 60 अराउंड 6 सीजीपीए. एंड furthermore there should not be any active backlogs. इसका मतलब अगर कभी भी किसी सेमेस्टर में तुम्हारा अनफॉर्चुनेटली एक बैकलॉग आ गया तो you have to get it cleared before you are sitting for the process of LTI. So this was basically all the criteria for LTI, and you have to be an Indian citizen, which I am pretty sure that you will be. Yes, obviously. तो उन लोगों ने जो ऑनलाइन टेस्ट लिया था और मतलब कोडिंग राउंड का जो ऑनलाइन टेस्ट लिया था और एप्टीट्यूड वर्बल का भी लिया था और साइकोमेट्रिक का भी लिया था, तो उनका टेस्ट प्लेटफॉर्म क्या था? मेटल प्लेटफॉर्म में उन्होंने हाँ सारा कुछ मेटल पे हाँ सारा सब कुछ मेटल में हुआ था. साइकोमेट्रिक टेस्ट से शुरू करके अपना कोडिंग तक सब कुछ उसी प्लेटफॉर्म पे हुआ था. ओके.
ओके, तो जो कोडिंग था उसके लिए तो कंपेटिटिव कोडिंग पहले से मतलब प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हाँ कंपेटिटिव हाँ। कोडिंग तुमने कब से शुरू किया था और मतलब किस प्लेटफॉर्म से तुमने शुरू किया था, और मतलब जूनियर्स को क्या सजेस्ट करोगे कहाँ से शुरू करना चाहिए? कॉम्पिटिटिव कोडिंग अगर तुम बोलो तो देखो, थर्ड ईयर में तुम लोग मतलब जो मेरे जूनियर्स है उन लोगों का इंटर्नशिप आ जाता है। सो इट्स वेरी गुड इफ यू स्टार्ट कॉम्पिटिटिव कोडिंग एज सुन एज पॉसिबल। मतलब कॉलेज में जाते ही ऐसा होता है कि सभी को कोडिंग लैंग्वेज के बारे में पता नहीं रहता है, स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता। जैसे कि स्टेट बोर्ड्स के जो हाँ, स्कूल है वहाँ पे जनरली कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी का कोई सब्जेक्ट नहीं होता। सो हाँ, इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि उन लोगों को पता नहीं होगा कि सब्जेक्ट क्या है, मतलब ये कोडिंग का सब्जेक्ट क्या है, सी क्या है, सी प्लस प्लस क्या है। सो once you come to college in the first semester only you are getting to know about these subjects, at least तुमको सी के बारे में पता चल जाता है बहुत ही जल्दी। सो फर्स्ट सेमेस्टर से ही या फिर आफ्टर फर्स्ट सेमेस्टर यू कंप्लीट योर फर्स्ट सेमेस्टर एंड यू गेट अ गुड ग्रिप ऑन सी एटलीस्ट, यू शुड स्टार्ट योर कोडिंग, कंपेटिटिव कोडिंग। बिकॉज यू सी मतलब ये कोई किसी के साथ तुम compete नहीं कर रहे हो, अपने आप से compete कर रहे हो। so there you can learn from your mistakes and stand a better chance in future। so मुझे लगता है कि सेकंड सेमेस्टर से और एट मैक्स सेकंड ईयर से तो स्टार्ट कर ही देना चाहिए कोडिंग का, जो कॉम्पिटिटिव कोडिंग होता है। so there are many platforms and HackerRank is one of my favorite, so people can go for HackerRank for competitive coding। ओके। तो उसके बाद जब तुम कम्पिटिटिव कोडिंग क्लियर करके टेक्निकल राउंड पे गए, तो टेक्निकल राउंड और ऐसा राउंड था। तो मतलब टेक्निकल राउंड पे कैसा कैसा क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, और मतलब उसको क्लियर करने के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट प्रिपेयर करना होता है, थ्योरी सब्जेक्ट? हाँ तो टेक्निक मतलब अपना जो ऑनलाइन कोडिंग का था, उसके बाद इंटरव्यू में टेक्निकल राउंड में तो तुमको पहले तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी यू शुड गिव इज योर पर्सनालिटी एंड योर वे ऑफ स्पीकिंग। कि हम्म। तुम मतलब जो भी बोलोगे कॉन्फिडेंट रहो उसमें। हम्म। और अब नेक्स्ट आता है कि तुम्हारा टेक्निकल नॉलेज कितना स्ट्रांग है। तो मतलब अगर प्रेजेंटेशन ही अच्छा ना हो तो टेक्निकल नॉलेज जितना भी स्ट्रांग हो तो यू आर ऑलरेडी डिस्क्वालिफाइड। योर यस। प्रेजेंटेशन शुड बी एट इट्स पीक। उसके बाद आता है कि वो तुम्हारा वो चेक करेगा कि टेक्निकली कितना जानते हो। सो फॉर टेक्नोलॉजी टेक्निकल पार्ट यू शुड बी नोइंग एनी ऑफ द डीबीज, डेटाबेसेस और आरडीबीएमएस जो भी तुम बोलो। जैसे कि एसक्यूएल पता होना चाहिए बहुत ही अच्छी तरीके से, बिकॉज वहां से वो लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। और कोई भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड वन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मान लो कि पाइथन हो गया या फिर जावा स्क्रिप्ट हो गया, जैसा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। सो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि सी, जो कि हमारे कॉलेज में पढ़ाया जाता है। तो उसके बारे में देखो, तुम ऐसा मत बोलो कि सर या फिर मैम आई नो 5 लैंग्वेजेस, मुझे सी पता है, सी प्लस प्लस पता है, सी शार्प पता है, फिर जावा पता है, पाइथन पता है। इतना मत बोलो। जो भी लैंग्वेज में तुम कॉन्फिडेंट हो उसके बारे में अच्छी तरीके से जानो, सॉल्व लाइक टन्स ऑफ क्वेश्चन इन देम, बी वेरी कॉन्फिडेंट इन द लैंग्वेज यू नो। एंड या सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, सो आई विल से जे प्रेफर एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, मे बी जावा। हम्म। उसको प्रेफर करो बिकॉज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज इज वन व्हिच मोस्ट ऑफ द कंपनीज प्रेफर। तो उसको अगर तुम अच्छी तरीके से मतलब सीख लो और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हर एक कॉन्सेप्ट को जानो, उसके उनके पिलर्स के बारे में जानो, सो यू स्टैंड अ बेटर चांस इन द ओके। तो इंटरव्यू। हमको तो पता चल गया मतलब ये सब प्रिपेयर करना है, लेकिन हमको कन्फ्यूजन है कि वो पूछेंगे क्या इंटरव्यू में। वो बेसिकली देखो, किसी कोई कोई कंपनी ऐसा आता है कि दे आस्क यू टू कोड इन फ्रंट ऑफ देम बाय शेयरिंग द स्क्रीन। और कोई कोई कंपनी ऐसा आता है कि दे डोंट आस्क यू टू कोड इन फ्रंट ऑफ देम, बट दे विल आस्क यू ऑल द कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम द सब्जेक्ट। जैसे कि मैंने बताया कि एसक्यूएल का कोई भी पूछ सकते हैं कि हाँ मेरे पास ऐसा एक टेबल है, मुझे मुझसे ये डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, तो इसके लिए क्वेरी क्या होगा। तो तुमको क्वेरी बताने के लिए सब्जेक्ट का कंसेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। सो बेसिकली आई से फोकस ऑन द कंसेप्ट्स। इफ यू नो योर कंसेप्ट्स राइट, देन एनी क्वेश्चन थ्रोन टू यू विल बी केक वॉक। इट्स वेरी ओके। इजी टू लाइक आंसर इफ लाइक योर बोल सकते कंसेप्ट्स हैं are कि सॉर्टिंग एल्गोरिथम एक्सप्लेन करो। सॉर्टिंग एल्गोरिथम, हाँ बोल सकते हैं। ऐसा भी बोल सकते हैं कि कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिथम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, हाँ। ये भी पूछ सकते हैं। सो मतलब you should know the concepts and कब
कौन सा अप्लाई करना चाहिए, कौन से कौन सी सिचुएशन में कौन सा अप्लाई करना चाहिए, उसके बारे में एक मतलब क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ओके। तो उसके बाद तो शायद एचआर इंटरव्यू था, एचआर राउंड। हाँ, टीचर तो इंटरव्यू। हाँ, तो वो कैसा था? वो नॉर्मल एचआर क्वेश्चन जो मतलब हमको पता है कि हाँ, इस एचआर एचआर क्वेश्चन होता इंटरव्यू है। ऐसा कोई हार्ड नहीं है। वंस यू क्लियर योर टेक्निकल इंटरव्यू, एचआर इंटरव्यू इज क्वाइट इजी, बट द ओनली थिंग इज दैट वही जो मैंने पहले बताया कि तुम्हारा प्रेजेंटेशन कैसा होता है, प्रेजेंटेशन। हाउ यू कैरी योरसेल्फ। That is most important thing in HR interview, because they will be asking you some silly questions and looking at you how you answer them. हुँ। So they check you in that way. और might भी ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग तुमको एक ट्रिकी सिचुएशन में डाल दे और पूछेगा कि हाँ तुम ऐसे एक सिचुएशन में हो तो तुम यहाँ से कैसे बाहर निकालोगे, और मतलब एक एक सिनेरियो दे देगा तुमको, तो तुमको बोलना है कि what you will do in that situation। ऐसे करके तुम्हारा जो मेंटलिटी है, जो माइंडसेट है, वो थोड़ा जज करते हैं। एचआर इंटरव्यू वही होता है बेसिकली। बेसिकली मैंने बहुत सारे केस में देखा है कि बच्चे लोग मतलब इन जनरल एक कंपनी का आइडिया लेके चले जाते हैं, कंपनी के बारे में रिसर्च नहीं करते। तो जब वो लोग पूछते हैं कि वाई शुड यू जॉइन आवर कंपनी, तो वहाँ पे वो या लोग अटक जाते एग्जैक्टली, हैं। एकदम एकदम। So yeah, that's a very good point. In HR interview, basically you should be at least aware of the company। मतलब कंपनी में, ये कंपनी पहले तो मानो कि कंपनी का फुल फॉर्म, ऐसे ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं जहाँ पे बच्चे गए इंटरव्यू देने, फिर बताया कि एलडीआई क्या है, एलडीआई का फुल फॉर्म क्या है, वो भी बता नहीं पाए। सो हाउ दे आर सपोज टू गेट इट क्लियर, राइट? सो you should at least know what's going on in the background and what is the company all about। वहाँ पे कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स लाइव है अभी, क्या कंप्लीट हो चुका है, उसका सीईओ कौन है अभी। सो ये बेसिक इंफॉर्मेशन तो रहना चाहिए, बिकॉज एचआर इंटरव्यू में ये पूछते ही है कि कंपनी में क्या काम हो रहा है, तो तुम कौन से काम पे काम करना, मतलब कौन से प्रोजेक्ट पे तुम्हारा ज्यादा इंटरेस्ट है, क्यों इंटरेस्ट इतना ज्यादा है, ये सब क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, ओके। सो आई एम गोइंग लिटिल बिट ऑफ टॉपिक, बट दर्शकों या को मैं श्योर। बता दूं कि अर्नब स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था कॉलेज में। और हाँ, तो उसके बारे में कुछ बताओ, 1 मिनट में कुछ। Basically, sport is my passion. I love athletics a lot. मैं जब junior high में था, that is my 12th, I participated in state meet once, and due to some reason I could not continue. तो मैं बेसिकली एक 100 मीटर स्प्रिंटर हूँ। तो कॉलेज में भी मेरा कुछ रेपुटेशन रहा है स्पोर्ट्स के लिए, एंड आई हैव आल्सो पार्टिसिपेटेड इन इंटर एंड 90 वंस। यस। सो दैट वाज बेसिकली माय स्पोर्ट्स करियर। ओके। सो अर्नब, ख़त्म करने से पहले अगर तुम जूनियर्स को कुछ टिप्स देना चाहो जो लोग इस बार इंटरव्यू देंगे, कैसे रोड मैप प्रिपेयर किया जाए और मतलब कैसे अपने आप को तैयार किया जाए इंटरव्यू के लिए। हाँ, तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि देखो, टेक्निकल नॉलेज तो तुम गेन कर ही लोगे। टेक्निकल नॉलेज गेन करने के साथ साथ फोकस ऑन योर पर्सनालिटी, कि मतलब जो मैं मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट मानता हूँ एक इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। मैंने देखा है, मेरे दोस्त है ऐसे कि मतलब उनका टेक्निकल नॉलेज काफी स्ट्रांग है, पर जो उनका प्रेजेंटेशन है वो थोड़ा इतना अच्छा नहीं है। सो ऐसा हुआ है उनके साथ कि पहले काफी राउंड्स में वो क्लियर नहीं कर पाए और डिप्रेस्ड हो गए थे। सो मतलब होता है ना ऐसा कि उनको पता है कि यार हमारा टेक्निकल नॉलेज इतना स्ट्रांग है, अब क्लियर क्यों नहीं हो रहा है। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, इफ योर प्रेजेंटेशन इज नॉट गुड, दे वोंट टेक यू। प्रेजेंटेशन में भी थोड़ा ध्यान दो कि मतलब कैसे बात कर रहे हो, हाउ हाउ बेसिकली क्या होता है इंटरव्यू में, यू हैव टू सेल योरसेल्फ। दैट्स द की टू स्टैंड अ चांस इन इंटरव्यू। सो जैसे कि सेल्समैन एक कोई भी एक प्रोडक्ट बेचता है, तो वहाँ पे प्रोडक्ट भी तुम हो, सेल्स में भी तुम हो, हाँ। तुमको खुद को सेल करना है वहाँ पे जाके। सो प्रिपेयर दैट फर्स्ट, देन टेक्निकल नॉलेज इन 4 सालों में तुमने काफी गेन कर लिया होगा। अभी तुमको क्या करना है, इंटरव्यू के पहले बस उसको ब्रश अप करना है। अगर वो हो गया तो योर इंटरव्यू विल गो गुड। एंड या नेवर स्टॉप कोडिंग, कीप यस। कोडिंग एवरी टाइम, बिकॉज जब जब भी तुम कोडिंग कर रहे होगे, एवरी टाइम यू लर्न समथिंग न्यू, so and you can apply it। and competitive coding is such a thing that उसमें तुमको बहुत कुछ पता चलेगा कि टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होता है, कब कैसे कोड करने की ताकि टाइम कम्प्लेक्सिटी कम हो, फिर कैसे ऑप्टिमाइज करना होता है कोड को। ऐसा होता है कि एक कोडिंग क्वेश्चन का काफी सारा डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशंस होता है,
one solution might be a bad solution, one may be a good solution. तो you have to always know what would be the good solution. मतलब जैसे कि मैंने टेस्ट केसेस के बारे में बताया, तो टेस्ट केस ऐसे होते हैं कि काफी समय वो टाइम कम्प्लेक्सिटी के ऊपर फोकस करते हैं. So if your program is taking more time to solve the problem, then your program might be not acceptable. So focus on coding every time, and focus on knowing one language at its peak, in the Yes. best way possible. 4-5 लैंग्वेज को ऐसे मत बोलो कि या आई नो 4-5 लैंग्वेजेस, बट हर किसी का वो फॉर लूप ही लिखना जानते हो या फिर असाइन करने जानते हो. यू हैव टू नो एटलीस्ट वन लैंग्वेज इन डेप्थ, एंड ओनली यू कैन लर्न 4-5 languages at an ease. Yes. So yeah, those were actually the invaluable words from Arnav's side. Actually, Arnav has shown the ground reality. So yeah, thank you, Arnav. Thank you for your time, and hope you have a great Thanks a future lot. ahead. Yeah. All the best to you too, my friend. Thank you.